नमस्कार सभी साथियों को। आज मुझे लगा कि मुझे भी आप सबके बीच में लाइव आना चाहिए, तो आज मैं लाइव आपके बीच में आया हूँ। बहुत सारी बातें आपसे करूँगा और बहुत सारी बातें आपसे करनी है। देखिए साथियों, आज की स्थिति आप देख रहे हो कि आज एक राजनीतिक और चुनावों का माहौल बना हुआ है। आपसे बहुत सारी मौजूदा सरकार, बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। आपसे बात करनी है, थोड़ा सा आप लोग बैठें, सारी बातें आपसे करने का मन है, उसे करने के लिए आपके बीच में आया हूं। देखिए साथियों, आज से पहले जब 2007 और 2012 के बीच में हमारी बहन कुमारी मायावती जी जब इस प्रदेश की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो उन्होंने विकास बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से किया। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो यहाँ सड़कें भी नहीं थी। हमें पढ़ने के लिए हमारे बच्चों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, हॉस्पिटल्स की कोई व्यवस्था नहीं थी, सड़क पूरी तरह से ध्वस्त थी। ये हालात उस टाइम पर रहे जब हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी 2007 और 2012 के बीच में इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो उन्होंने इसका विकास किया। आप देखिए, उन्होंने जो सड़कों की स्थिति थी, आज लोग स्पेशली ग्रेटर नोएडा और नोएडा की तुलना सिंगापुर से करते हैं। कई पार्टियों के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि यहाँ के लोग तो 100 किलोमीटर 100 साल पहले 100 साल आगे चले गए हैं। वो स्थिति है, और वो स्थिति कब बनी? जब बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। उसके बाद जहाँ तक शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, उनकी सारी व्यवस्था कराई बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में हुई। एक हॉस्पिटल की व्यवस्था कराई, जो हॉस्पिटल काशीराम हॉस्पिटल के नाम पे था, आज इन्होंने उसका नाम भी चेंज कर दिया, जो एम्स को सीधी टक्कर देता है। आज भी सारी फैसिलिटीज़ बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में वहाँ सारी सुविधाएं होती थी। सारी जो मशीनें थी उनकी व्यवस्था वहाँ पे कराई। शिक्षा को लेके गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी की एक स्थापना कराई, जो अपना आप में एक मोस्ट महत्वपूर्ण, उनसे भी महत्वपूर्ण हॉस्पिटल है। ये जो बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में हुआ, शिक्षा को लेकर बालक बालिका कॉलेज की, स्कूल्स की स्थापना कराई, जो गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी की स्थापना कराई, ये वास्तव में कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को टक्कर देती। ऐसी स्थापना ना आज तक किसी सरकार ने की और ना करा पाएगी। वो बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में हुआ। सड़कें की व्यवस्था ठीक ठाक कराई गई। रोजगार को लेकर बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में सारी व्यवस्थाएं हुई। आज जो मौजूदा सरकार है, आप देखिए, ये विकास के नाम पर कोई बात नहीं करती। ये मजहब और धर्म के नाम पर केवल इन्होंने हमको लड़ाने का काम किया है। स्थिति मजहब धर्म से भी जब इनकी पूर्ति नहीं हुई, तो फिर ये जात पे पहुंच गए। ऐसा माहौल मेरे ज़िले में पैदा कर दिया कि जात के नाम पर इन्होंने लोगों को लड़ाने के लिए तैयार कर दिया। ये आप देखा है, आप सब ने देखा है। साथियों, अगर बात करें किसानों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? जब 2012 में बहन कुमारी मायावती जी के सामने जब किसानों की समस्याएं आई, 64% को लेके आई, मुआवजे को लेकर आई, तो बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में बढ़ा 64% का मुआवजा, जिसको लेके लोग कोर्ट गए। कुछ चुनिंदा लोगों को कोर्ट ने आदेश किया कि इन्हें 64% का मुआवजा दिया जाए, पर बहन कुमारी मायावती जी ने सभी के लिए 64% का मुआवजा लागू किया और सभी को दिया भी। आज स्थिति आप देख रहे हो कि 64% के लिए लोग लड़ रहे हैं। समाजवादी की सरकार रही 2012 से 2017 के बीच में, उस सरकार ने भी ये किसानों की पूरी तरह से अनदेखी की। क्योंकि अनदेखी करने का इनका रीजन था, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी का ये जिला है। जब जिले की स्थापना बहन कुमारी मायावती जी ने की, हम लोगों को एक अलग पहचान देने का काम बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में हुआ। आज ये हमारे जिले के साथ, यहाँ के विकास के साथ और जनता के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, ये जो सरकारें हैं, चाहे वो समाजवादी की रही हो, चाहे मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ये सौतेला व्यवहार करते हैं।
आज स्थिति किसानों की ये है कि किसान 6%, 10% और 64% के लिए आंदोलन करते रहते हैं, पर उनको कोई सुनने वाला नहीं है। आज ये बात करते हैं कि जेवर एयरपोर्ट, और सही मायने में जेवर एयरपोर्ट एक बहन कुमारी मायावती जी की एक योजना थी। आज वहाँ स्थिति देखिए, जेवर एयरपोर्ट के नाम पर इन्होंने किसानों की ज़मीन ली, उनको बहका दिया गया, उनको धोखा दिया। जो किसान अपनी ज़मीन के सही उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे, उनको यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनको गुमराह किया। गुमराह करके उनकी जो ज़मीन का मुआवजा, गाँवों की जो मुआवजा मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों के, उसकी दर पे मिलना चाहिए था, वो 4 गुना मिलता है। पर यहाँ के किसानों को एक शहरीकरण का नोटिफिकेशन दे दिया गया, उस शहरी के तर्ज पर मुआवजा दिया। ये भी आप देखना है। जब उन्होंने आंदोलन किया तो कुछ मुआवजा उनका बढ़ा दिया गया। ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि थे, इनको सोचना चाहिए था। क्या उन किसानों की ज़मीन का उचित मुआवजा नहीं मिलना चाहिए था? वो यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने नहीं किया। जहाँ तक उनकी बात है, उन किसानों ने एयरपोर्ट के नाम पर अपने गाँव को खाली करने का निर्णय ले लिया। आज उनकी स्थिति ये है, पुनर्स्थापना के नाम पर उनकी गाँवों की जो ज़मीन थी, जितने एरिया में उनके मकान बने हुए थे, उसकी पैमाइश के हिसाब से मुआवजा वो दिया उन्होंने, उनको जगह देने का काम किया। जहाँ उनके पशु चारा खाते थे, जो बाउंड्री हो रही थी, उनके हिसाब से देना चाहिए था। किसानों के पास तो किसान के जो पशु हैं वो चारा भी खाते हैं, उस जगह के हिसाब से मुआवजा नहीं दिया। मुआवजा दिया तो केवल जितने एरिया में उनकी जगह बन रही थी उसके हिसाब से दिया। ये सरकार की, पूरी तरह से सरकार का, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का जो किसानों के साथ किया, ये एक धोखा है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें गाँवों के तर्ज पर, ग्रामीण के तर्ज पर उनको मुआवजा देना चाहिए था साथियों। पर यहाँ के लोगों ने इनको मुआवजा देने का काम, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ये काम नहीं किया। आज किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। उसको इस तरह से इस सरकार की तानाशाही झेलनी पड़ी। अरे आप एयरपोर्ट बना था, अच्छी बात है, एयरपोर्ट आप बनाइए, पर उन किसानों को मुआवजा भी तो दीजिए, सही उचित मुआवजा भी तो दीजिए। पर इन लोगों ने नहीं दिया। जहाँ तक की बात है रोजगार की, हम बात करें, सही मायने में रोजगार के लिए आज नौजवान पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, पर उसको रोजगार ये यहाँ पर नहीं मिल रहा है। आज हमारी बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाई गई, स्कूल्स बनाए गए, कॉलेजेस बनाए गए, उसकी स्थापना की। वहाँ लोग पढ़ें, शिक्षा ग्रहण करें, अच्छा रोजगार उनको मिले, आगे बढ़े। पर आज रोजगार को लेकर यहाँ स्थिति ये हो गई है कि यहाँ नौजवानों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। आप देखिए, जो स्थानीय कंपनी है, जो यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, इससे पहले समाजवादी की सरकार रही हो, चाहे मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने किसी नौजवान को रोजगार देने के लिए कोई काम नहीं किया। अरे जब वहाँ बोर्ड लगे होते हैं 250 किलोमीटर दूर के बच्चों को रोजगार मिलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, तो ये हमारे स्थानीय बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ इन्हें रोजगार मिलेगा, कहाँ ये सर्विस करेंगे? इसकी पहल करनी चाहिए थी। निश्चित रूप से अगर हमारी सरकार आती है तो हम रोजगार दिलाने के लिए अपने नौजवान साथियों को, जिसमें जितनी योग्यता है उसी के आधार पर रोजगार दिलाने का हम लोग काम करेंगे। तीसरी बात आती है, देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं इसमें, जहाँ तक एक गवर्नमेंट अभी एक लॉ लेकर आई है, लेबर लॉ। उस लॉ में क्या है, उस लॉ को के अकॉर्डिंग इन्होंने एक संशोधन किया है। इस लॉ में उन्होंने कहा है कि जो वर्कर हैं, जो कंपनी में काम करते हैं, वो अपने अधिकारों के लिए जो उनके कानूनी कार्रवाई का अधिकार होता है, उस अधिकार को इस गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। अब वो कहीं अपनी कानूनी अपील नहीं कर सकते, ये इन्होंने इन पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया है। इसका उदाहरण है, होंडा सील कंपनी में बहुत सारे मजदूर थे, उन्हें कोर्ट जाना था, उनकी समस्याएं थी, वो कह रहे थे कि हमें उचित पैसा नहीं मिल रहा है,
पर जबरन वहाँ उनको रिटायर्ड कर दिया गया। उनको सही मायने में उनको जो पैसा मिलना चाहिए था, जो उनकी नौकरी ख़त्म हो रही थी, उसका हक था कि वो कोर्ट में जाते, कानूनी रूप से इसकी लड़ाई लड़ते, पर वो लड़ाई भी इन्होंने वहीं पे गवर्नमेंट ऐसा एक लॉ लेके आई, उसके अकॉर्डिंग उसको ख़त्म कर दिया। आपको देखना होगा, सभी को देखना होगा कि ये स्थिति क्या कर रही है। बिल्कुल इनकी पॉलिसीज जो हैं नौजवानों के विरुद्ध हैं, किसानों के विरुद्ध हैं, किसानों के हित में कुछ सोचते ही नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगभग 4.5 साल हो गए हैं। आप लोग सभी ने देखा है, ये लोग जब चुनाव नज़दीक आए तो कहते हैं हम उसका उद्घाटन कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। 4.5 साल में ना तो एक हॉस्पिटल ये बना पाए, ना एक स्कूल बना पाए हमारी विधानसभा जेवर में, ना तो इन्होंने एक स्कूल की स्थापना करी, ना एक हॉस्पिटल की स्थापना करी। शिक्षा के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं करा। अब बोलते हैं कि हम उद्घाटन कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो बात करते हैं कि हमने जेवर विधानसभा को बहुत संवारा है, बहुत संभाला है। आपने कैसे संभाला है आप बताइए। क्या जेवर विधानसभा के लोगों को हक नहीं था कि एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो जाती? क्या यहाँ पे एक हक नहीं था कि 4.5 साल में एक बिल्डिंग बनके तैयार हो जाती है, वो चलना स्टार्ट हो जाता, लोग उसमें पढ़ने स्टार्ट कर देते बच्चे? पर आप लोगों ने नहीं करा। एक हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए थी। आप पे 4.5 साल में एक हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं हुई। दुर्भाग्य देखिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों का कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने पूरी तरह से जनता की अनदेखी की। अगर आज बसपा की गवर्नमेंट होती तो निश्चित रूप से एक फिर यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो गई होती, रोजगार के अवसर बच्चों को मिल रहे थे, हो रहे होते, नौजवान साथियों को बहुत सारे काम, शिक्षा की अलग व्यवस्था हो गई होती, एक आध इंस्टीट्यूट कॉलेज की यहाँ स्थापना हो गई होती। पर इस मौजूदा सरकार ने उस मौजूदा सरकार के जनप्रतिनिधियों ने कोई यहाँ पर नया काम नहीं किया। एक ईंट, एक बिल्डिंग इन्होंने नहीं बनाई विकास के नाम पर। बहुत सोचने की इन विषयों पर आपको हमको सबको गंभीरता से विचार करना होगा। क्या इस 4.5 साल में ये यहाँ पे एक हॉस्पिटल की स्थापना नहीं कर सकते थे? जेवर में कर दिया होता, एक स्कूल, एक कॉलेज की स्थापना हो जाती, वो भी नहीं करा पाए आप। विकास की बात करते हैं लोग। ये नौजवान साथियों, आपको हमको समझना होगा, ना इन्होंने शिक्षा के नाम पे कुछ किया, ना इन्होंने विकास के नाम पे किया। अब देखिए, जहाँ तक की बात आती है दनकौर ब्लॉक की, देखिए ब्लॉक हैं मेरे ज़िले में, जो ब्लॉक थे, बिसरक ब्लॉक है, दादरी ब्लॉक है और दनकौर ब्लॉक है। बिसरक ब्लॉक में भी चुनाव नहीं होते, दनकौर ब्लॉक में भी चुनाव नहीं होते और दादरी ब्लॉक में भी चुनाव नहीं होते। पर आपने चिन्हित किया हमारी विधानसभा का ब्लॉक, जेवर विधानसभा का ब्लॉक, दनकौर ब्लॉक को भी आपने खत्म कर दिया। ये दनकौर ब्लॉक एक पहचान हुआ करती थी कि ये जेवर में 2 ब्लॉक हैं, जेवर ब्लॉक और दनकौर ब्लॉक। आपने दनकौर ब्लॉक को खत्म कर दिया। जो एक पहचान थी बड़े बूढ़ों की कि एक ब्लॉक के नाम पर वो लोग जाते थे बड़ी खुशियों के कि हम ब्लॉक में जा रहे हैं। एक परिवार रजिस्टर का वहाँ इंतजाम होता था, सारी व्यवस्थाएं ब्लॉक में होती थी। आप विकास कर रहे हो, विकास कीजिए। विकास के नाम पर आपने कुछ नहीं किया, पर आप ब्लॉक क्यों खत्म कर रहे हो? इस ब्लॉक को खत्म करना, इनकी सोच कहाँ जा रही है ये आप सारे लोग समझ रहे हो। दनकौर ब्लॉक एक पहचान हुआ करती थी दनकौर के निवासियों की। जो इस ब्लॉक में लोग आते थे, गांवों की एक पहचान थी कि दनकौर ब्लॉक के निवासी हैं। आपने उनकी पहचान को ख़त्म करने का काम किया। इस पर हमें सोचना होगा साथियों। आप नया कुछ नहीं कर सकते तो पुराने हमारे जो हमारी पहचान है उनको ख़त्म करने का काम कर रहे हो। क्यों कर रहे हो आप इनको पहचान ख़त्म करने का काम? आज देखिए, जहाँ तक सड़कों की व्यवस्था है, सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। सरकारी जो बिल्डिंगें हैं, सरकारी जो स्कूल हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, वो पूरी तरह से उनकी बिल्डिंग हैं, जो दीवारें हैं, पूरी जर्जर हो चुकी हैं। उसकी तरफ आप लोग ध्यान नहीं देते। ये बड़ा दुर्भाग्य है, हम विशेषकर हमारी विधानसभा जेवर का। उनके साथ पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। विकास के नाम पर कुछ नहीं है। सड़कों की स्थिति बुरी है, बदतर है। शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, रोजगार की व्यवस्था नहीं है। किसानों के जो हित की लड़ाई है, जो किसान अपना हक मांग रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी तरह से एक तानाशाह के रूप में राज चल रहा है। इस पर आपको हम सबको सोचना होगा।
एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ की स्थिति जो रही जेवर विधानसभा की, जेवर विधानसभा में 216 गांव आते हैं। आप गांवों की स्थिति देखिए, जो मेन रोड से जो गांव कनेक्ट होते हैं, उन गांवों की जो कनेक्टेड की जो सड़कें हैं, जो कनेक्ट करती हैं उन सड़कों की, उनकी स्थिति बहुत बदतर है। बुरी स्थिति इन लोगों ने कर रखी है। कोई किसी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। इस धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर ये लोग लड़ाने का प्रयास करते हैं, फिर जात पे आ जाते हैं। ये इनकी सोच है। 4.5 साल में तो बहुत कुछ हो सकता था। 5 साल होने जा रही है सरकार को। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को पूरी तरह से किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, सबकी अनदेखी इस सरकार में की गई। अब आपको देखिए साथियों, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मुझे बहन कुमारी मायावती जी ने आशीर्वाद देकर आपके बीच में भेजा है, और निश्चित रूप से ये तय है, आप सारा रिकॉर्ड उठा लेना। 2007 और 2012 के बीच में जितना विकास हमारे ज़िले में हुआ, हमारी विधानसभा में हुआ, और भी सरकारें रहीं, चाहे वो समाजवादी की रही हो, चाहे अब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उन्होंने विकास के नाम पर, नौजवानों को रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर कोई एक भी सुविधा मुहैया कराई हो, एक भी यहाँ पर कोई बिल्डिंग, हॉस्पिटल बनाया, कुछ नहीं इन्होंने बनाया। ये केवल हमारी जो धार्मिक भावनाएं होती हैं, हमारी जो सेंसिटिव धार्मिक भावनाएं होती हैं, उन पे ये लोग केवल गुमराह करते हैं। ना तो ये आपको रोजगार से इन्हें कोई मतलब, ना किसानों के आंदोलन से इनको कोई मतलब, ना नौजवानों को रोजगार देने से इनको मतलब। इनको मतलब केवल ये कि धार्मिक भावनाएं फैला दो, धार्मिक मुद्दों पर लोगों को, नौजवानों को गुमराह कर दो। बहुत हम लोग गुमराह हो लिए, बहुत हम लोगों ने जो आपने कहा हमने किया। 2014 भी आपको दिया, 2019 भी आपको दी, और 2017 भी आपको दी। पर आप बताइए, विशेषकर मेरे ज़िले में, हमारी विधानसभा में आपने इनको क्या दिया? कुछ आपने नहीं दिया। मैं एक वादा आपसे करता हूँ, अगर मुझे यहाँ से मौका मिलता है, आप सभी लोगों का प्यार मिलता है, और मैं इस जनता के आपके बीच में यहाँ से विधायक चुन के आता हूँ, तो मेरे नौजवान साथियों, किसान साथियों की, जो नौजवान साथियों की, किसान साथियों की, किसानों की, और इस जेवर विधानसभा के पूरे क्षेत्र के जो आम व्यक्ति हैं, जो उनकी अनदेखी हुई है, उस अनदेखी को मैं बिल्कुल पूरी तरह से, पूरी ताकत से आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। पर आप मुझे इतना मजबूत बना देना, इतनी ताकत दे देना कि शासन प्रशासन में मैं आपकी बात रख सकूं और वो मेरी बात मान सकें। देखिए, एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो जनता की सेवा करे। सेवा भाव का एक उनकी सोच होनी चाहिए, सेवा करने की सोच होनी चाहिए। और दुर्भाग्य है यहाँ कि जेवर विधानसभा के पूरी तरह से लोगों की अनदेखी की गई। उनके मान सम्मान को ध्यान नहीं रखा गया, उनके बच्चों के भविष्य को कोई ध्यान नहीं रखा गया, उनके रोजगार को कोई ध्यान नहीं रखा गया। किसान आज भी आंदोलन कर रहे हैं, किसानों के हक के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई पहल नहीं की। पर मैं एक वादा आपसे करके जाता हूँ, अगर आप लोग मुझे इतनी ताकत दे देते हो, मुझे इतना सक्षम बना देते हो, अगर मैं विधानसभा में बैठकर आपकी बात मनवा सकूं, कह सकूं, अगर हमारी सरकार बनती है, तो निश्चित रूप से ये जो समस्याएं, जो अनदेखी आम जनता की हो रही है, किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, नौजवान रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, परेशान हैं, नौजवानों को रोजगार दिलाऊंगा, किसानों को उनका जो उचित हक है वो दिलाऊंगा। आम जनता की जो पूरी तरह से अवहेलना की जा रही है, अनदेखी की जा रही है, पूरी तरह से वो अनदेखी अब खत्म हो जाएगी। अब पूरी तरह से आपका पूरी ताकत से मैं ध्यान रखूंगा, हर तरह से आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपके बीच का हूं। देखिए, मैं ये विधानसभा, जेवर विधानसभा किसी के लिए हो सकती है, हो सकता है ये उसके लिए विधानसभा का क्षेत्र हो,
हो सकता है किसी के लिए उसका चुनाव की एक वो हो, पर निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं, ये विधानसभा मेरा घर है, मेरा आंगन है, और मेरा दायित्व बनता है कि हम इस विधानसभा को पूरी तरह संवार के रखें, अपने परिवार के हर सदस्य का ध्यान रखें, उनका रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, किसानों के जो उचित मुआवजा होना चाहिए, किसानों की जो समस्याएं हैं उसका पूरी तरह निपटारा होना चाहिए। जो किसानों के साथ समस्याएं आती है, एनपीसीएल, यूपीसीएल, जो बिजली की व्यवस्था सही टाइम पे नहीं हो पाती, खाद की व्यवस्था सही टाइम पे नहीं हो पाती, तो निश्चित रूप से वो कराने का मैं काम करूँगा। जो इन्होंने हमारे ब्लॉक को ख़त्म किया, दनकौर ब्लॉक को ख़त्म किया, हमारे लोगों की एक पहचान ख़त्म करने का काम किया, उस पहचान को वापस लेके आऊँगा। आपने नया तो कुछ कराया नहीं, और हमारी जो पहचान थी दनकौर ब्लॉक, उसको भी आपने ख़त्म करा दिया। मेरे नौजवान साथियों, मेरी आपसे अपील है, बहुत बहुत हम लोगों की अनदेखी हुई है। जेवर के स्वाभिमान को, हमारी पहचान को ख़त्म करने की यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोशिश की है और ख़त्म की है। हमारे ब्लॉक की जो लोगों की एक पहचान हुआ करती थी, दनकौर ब्लॉक के निवासी हैं, उस पहचान को इन्होंने ख़त्म कर दिया। मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि ये जो इन्होंने अनदेखी की है, इस अनदेखी को अब हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। बहुत जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं, 2022 में चुनाव होगा। साथियों, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से अब हमको और आप सबको मिलकर सूपड़ा साफ करना है। मैं तो आपका हूं, आपका ही रहूंगा, पर इतना मजबूत आप और सब हो जाएंगे पूरी ताकत से जो हम इस शासन प्रशासन से अपनी बात कह सकें, उसके लिए अब एकजुट होना पड़ेगा। सभी साथियों का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और एक बात मैं आपसे करता हूं कि बार बार मैं आपसे रूबरू होता रहूंगा, आपके बीच में अब आता रहूंगा। किसी का कोई सुझाव हो वो मुझे बता देना, किसी कोई सलाह हो वो मुझे बता देना, क्योंकि मैं आपके बीच का हूं, मुझे आपके विचारों से ही चलना है, आपकी सोच से और आपके सुझाव से चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का कि आप सभी ने मुझे सुना और मेरी बातों पर ध्यान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।